आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। वक्त है प्रदेश 360 का। शुरुआत दिल्ली से आई खबर के साथ, जहां जेपी नड्डा के आवास पर भाजपा की बड़ी बैठक चल रही है। सीएम योगी के साथ अमित शाह के साथ ये बैठक चल रही है। शपथ से पहले मंत्रिमंडल पर फाइनल मंथन है, ये बताया जा रहा है। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद हैं। तो कह सकते हैं कि आला कमान की ये बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें मंत्रिमंडल के ऊपर ये फाइनल मंथन चल रहा है। और क्या कुछ चल रहा है, अपडेट लेते हैं सहयोगी अविनाश से। तो अविनाश, अभी क्या चल रहा है, क्या अपडेट है? अगर बात करें तो तकरीबन 1 घंटे हो गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो ये बैठक चल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि संगठन के महासचिव बीएल संतोष भी वहां पे मौजूद है और संगठन में किस तरीके से जो तमाम सारे नाम निकल के आए हैं, उनमें किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, इसको लेकर के अब मंथन चल रहा है। क्योंकि अगर बात करें तो परसों शपथ ग्रहण समारोह होना है, कल पर्यवेक्षकों का लखनऊ में पहुंचना है, तो उसके पहले मंत्रिमंडल के नाम फाइनलाइज किए जा रहे हैं कि किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, जिससे कि यूपी की जो मंत्रिमंडल है वो शक्त होकर 2024 की बेहतर तैयारियां कर सके। और जो कहा जाता है कि लखनऊ से दिल्ली का रास्ता गुजरता है, तो लखनऊ का रास्ता तो अब इन्होंने जीत लिया है, लेकिन दिल्ली का रास्ता तैयार करना है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है और उस मंथन से अमृत निकालने की कोशिश है कि जिससे कि ऐसा कैबिनेट निकल गया है जिससे कि उत्तर प्रदेश में 2024 की राहें आसान हो जाए। और यही कारण है कि पिछले 1 घंटे से लगातार मंथन जारी है अभी भी। तो बिल्कुल जाहिर तौर पे अविनाश, जाति समीकरण हो सकते हैं, युवाओं का साथ कितना चाहिए, अनुभव को कितने बैलेंस के साथ लेकर के जाना, ये तमाम चीजें हैं जिस पर ये आखिरी मुहर लगनी है। बड़ी बात है ये। बिल्कुल, अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 100 ऐसे लोगों के नाम तैयार किए हैं जिनमें जातीय आधार पे, महिलाओं के आधार पे, इसके अलावा अगर बात करें युवा हैं, टेक्नोक्रेट है जो आईएएस आईपीएस छोड़ के आए हैं, चुनाव लड़े हैं, तो तमाम सारे ऐसे 100 लोग। देखिए अविनाश, आपको रोकना इसलिए चाहेंगे क्योंकि भीतर की तस्वीरें आ गई हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पे हैं। तो दर्शकों को बता दें, जिसका जिक्र कर रहे हैं आप, जेपी नड्डा का ये आवास, और वहीं पर मौजूद हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दोनों के बीच बातचीत चल रही है। यहाँ पर गृह मंत्री की भी मौजूदगी है, बीएल संतोष मौजूद है। लेकिन अभी तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई दे रही है जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष और साथ में सीएम योगी आदित्यनाथ। तो जिस पर चर्चा चल रही है वो है संभावित मंत्रिमंडल, कौन कौन से चेहरे होंगे, किसके साथ आगे बढ़ना है, कौन शपथ लेगा 25 को इकाना में। ये तमाम चीजें अब आखिरी स्वरूप पर पहुंची हुई हैं और शायद इसी चर्चा के लिए, विमर्श के लिए ये आखिरी मंथन चल रहा है मंत्रिमंडल के ऊपर। और वहीं की ये तस्वीरें हैं जहां आप देख सकते हैं स्क्रीन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कार्यवाहक सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। अविनाश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी में योगी सरकार की दूसरी पारी की शुरुआत की तैयारियां जो हैं वो कल लखनऊ में शाम 4 बजे विधायक दल की बैठक से होगी। यूपी के पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास इस मौके पर लखनऊ पहुंचने वाले हैं। रघुवर दास की बात कर ले तो 12 बजे के करीब वो लखनऊ पहुंच जाएंगे। वहीं अमित शाह 3 बजे तक लखनऊ पहुंचेंगे। बैठक में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी भाजपा प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, संगठन महामंत्री सुनील बंसल, और बैठक में सीएम योगी के साथ विधायक दल के नेता को चुनने की जो प्रक्रिया रहेगी वो भी संपन्न होगी, उसकी औपचारिकताएं भी पूरी होंगी। तो कुल मिलाकर ये बड़ी बैठक है लखनऊ में शाम 4 बजे। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को लगातार दूसरी बार यूपी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह के लिए कई राजनेताओं के साथ साथ देश के बड़े उद्योगपतियों और बिजनेस हाउसेस को भी न्योता भेजा गया है। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के लिए देश के 49 बड़ी कंपनियों को निमंत्रण भेजा गया है। 25 तारीख को जब योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ लेंगे, तब तमाम राजनेताओं के साथ टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन चंद्रशेखर और इनके साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के नीरज अंबानी, महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा, बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी भी इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। 25 मार्च यानी योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह। इकाना स्टेडियम में शपथ ग्रहण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ड्रोन से स्टेडियम की निगरानी की जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। एबीपी गंगा के ब्यूरो चीफ ने इकाना स्टेडियम के भीतर किस तरीके की तैयारी चल रही है इसका जायजा लिया है, आप भी देखिए। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मैं इस वक्त इकाना स्टेडियम में हूं और यहां पर आप देख रहे हैं कि तैयारियां
बहुत जोर शोर से चल रही हैं। ये स्टेडियम है और यहाँ पर जो आमंत्रित सदस्य हैं उसमें 12 मुख्यमंत्री हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके, और 5 उप मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा ये मंच देखिए, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश, ये जो मंच है इस पर अभी जो लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अभिषेक प्रकाश, वो बैठे हुए हैं, जायजा ले रहे हैं। मंच धीरे धीरे सजाया जा रहा है। इस पर प्रधानमंत्री मौजूद होंगे, इस पर गृह मंत्री मौजूद होंगे, जेपी नड्डा मौजूद होंगे और योगी आदित्यनाथ सरकार के तमाम जो मंत्री होंगे वो शपथ ग्रहण करेंगे। ये मंच है मीडिया का, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ मीडिया के लोग होंगे। इसके अलावा ये जो भव्य मंच है, आपको दिखाऊंगा कि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं, साथ ही कुर्सियां सजाई जा रही हैं और एलईडी लाइट लगाई गई है। एलईडी के ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शपथ ग्रहण को पूरे स्टेडियम में दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो 12 मुख्यमंत्री हैं और 5 उप मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, इसके अलावा जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी बुलाया गया है, विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया गया है। साथ ही साधु संत सन्यासी मठ मंदिर के सभी संत मौजूद होंगे। अयोध्या, मथुरा, काशी और हरिद्वार से बुलाए गए हैं संत। रामदेव भी उपस्थित होंगे। 45,000 क्षमता का इकाना स्टेडियम, जहां योगी आदित्यनाथ सरकार का दूसरा शपथ ग्रहण होगा, उसकी तैयारियां चल रही हैं। ये कुर्सियां जो आज आपको खाली दिख रही हैं, ये खचाखच भरी होंगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं से और पूरा भगवामय हो जाएगा ये इकाना स्टेडियम। और यही नहीं बल्कि एयरपोर्ट से लेकर स्टेडियम तक और स्टेडियम से लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक यानी मुख्यालय तक पूरी रास्ते को सजाया गया है और 130 चौराहों को भव्य तरीके से, भगवामय तरीके से सजाया गया है। और यहाँ पर आमंत्रित जो विशिष्ट अतिथि होंगे वो तो बैठेंगे ही, साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, मायावती और साथ ही साथ जो गणमान्य व्यक्ति हैं, अपने अपने विधा के जो मजबूत लोग हैं, स्तंभ हैं, जो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित जो हस्तियां हैं उन्हें बुलाया गया है। और इस पूरे देश से जो गणमान्य लोग हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है ताकि एक संदेश दिया जा सके पूरे देश में, पूरे संसार में। और पूरे संसार की नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर थी, इसलिए इस चुनाव के बाद जो रिजल्ट निकला है इसे और भव्य और भव्यतम बनाने की तैयारी में योगी सरकार है और योगी सरकार के अधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय नेतृत्व है। इसीलिए सबको बुलाया गया है, सबको आमंत्रित किया गया है बड़े दिल से। 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होने वाले योगी सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं और यही वजह है कि आज इकाना स्टेडियम में सेना के हेलीकॉप्टर के ट्रायल लैंडिंग को कराया गया। आपको बताएं कि सीएम योगी के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। ऐसे में स्टेडियम में बने हेलीपैड पर ही पीएम का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, जिसके चलते आज हेलीकॉप्टर को उतारकर ट्रायल किया गया। अखिलेश यादव के लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद अब आजमगढ़ लोकसभा सीट खाली हो चुकी है और खबर अब ये आ रही है कि अखिलेश यादव की सीट पर अपनी पत्नी डिंपल यादव को लोकसभा उपचुनाव में वो प्रत्याशी बना सकते हैं। आजमगढ़ सीट से 2014 में मुलायम सिंह यादव ने चुनाव जीता था। 19 में इस सीट पर अखिलेश यादव चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे थे और सूत्रों से ये पता चल रहा है कि आजमगढ़ सीट से इस्तीफा देने के बाद अब अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैदान में उतार सकते हैं, क्योंकि आजमगढ़ सपा का गढ़ है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में सपा के पास जिले की 10 की 10 विधानसभा सीटें जीत कर आई हैं, इसलिए सपा की इस सेफ सीट से मुलायम परिवार की बहू डिंपल यादव को समाजवादी पार्टी मैदान में उतार सकती है। ये भी आपको बताएं कि डिंपल यादव इससे पहले कन्नौज से सांसद रह चुकी हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में डिंपल यादव को भाजपा के सुब्रत पाठक ने हरा दिया था। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद अब 9 अप्रैल को यूपी विधान परिषद की 36 सीटों पर होने वाला चुनाव अखिलेश यादव के लिए बड़ी चुनौती बना है, क्योंकि विधान परिषद के चुनाव के मतदान से पहले सपा के 4 एमएलसी प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो चुके हैं। 2 प्रत्याशियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। इसके बाद विधान परिषद की 36 में से 5 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन होना तय माना जा रहा है, क्योंकि मथुरा एटा मैनपुरी स्थानीय प्राधिकरण से सपा प्रत्याशी उदयवीर सिंह और राकेश यादव का पर्चा खारिज हो गया, जबकि लखीमपुर खीरी से अनुराग वर्मा, अलीगढ़ से जसवंत सिंह और हरदोई से सपा प्रत्याशी रजीउद्दीन और गाजीपुर से भोलानाथ ने अपना नामांकन वापस ले लिया है।
ऐसे में सपा ने 36 में से विधान परिषद की 6 सीटें बिना चुनाव ही गंवा दी हैं। सपा के 6 प्रत्याशियों के पर्चे रद्द होने और पर्चा वापस लेने से भाजपा के जिन 6 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचित होना विधान परिषद में जाना तय माना जाता है, उनमें है अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, हरदोई से अशोक अग्रवाल, गाजीपुर से चंचल सिंह, मथुरा एटा मैनपुरी से ओम प्रकाश सिंह और आशीष यादव आशु, और खीरी से अनूप गुप्ता। और ये वो नाम है जो निर्विरोध निर्वाचित होने के लिए इनका बस ऐलान बाकी है। एमएलसी लोकल बॉडी की 36 सीटों में से 6 पर भाजपा के नेताओं का निर्विरोध निर्वाचन लगभग तय हो गया है। खीरी से अनूप गुप्ता, गाजीपुर से चंचल सिंह, मथुरा एटा से ओम प्रकाश सिंह, मथुरा एटा से ही आशीष यादव आशु, अलीगढ़ से ऋषिपाल सिंह, हरदोई से अशोक अग्रवाल के नाम सामने आ गए हैं और इनके सामने कोई प्रतिद्वंदी बाकी नहीं रह गया है। दरअसल इन सभी सीटों से सपा प्रत्याशियों ने या तो नामांकन वापस ले लिया है या उनका पर्चा खारिज कर दिया गया है। ऐसे में सिर्फ इनकी जीत की घोषणा ही बाकी रह गई है। एमएलसी का चुनाव सत्ता का चुनाव माना जाता है और इतिहास इसका गवाह है कि जो सत्ता में रहा विधान परिषद में उसके सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा होती है। पिछली बार जब एमएलसी का चुनाव हुआ था तब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और उस वक्त 36 में से 33 सीटें सपा के पास थीं, लेकिन अब भाजपा ने दोबारा सरकार बना ली है और विधान परिषद पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा सदस्य जिताने की कोशिश में जुट गई है। विधान परिषद में बहुमत होने पर भाजपा अपने तमाम विधेयक आसानी से पारित करा सकती है। यानी अब किसी भी बिल या विधेयक को लेकर विपक्ष का विरोध भारतीय जनता पार्टी को नहीं झेलना पड़ेगा। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। कुंडा से विधायक राजा भैया को एक और झटका लगा है। विधायक के करीबी एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह उर्फ गोपाल को 7 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी एमएलए कोर्ट ने अक्षय प्रताप को फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में 7 साल की सजा दी है। इसके साथ 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मुकदमे के मुताबिक शहर के रोडवेज डिपो के पास स्थित फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने की एफआईआर 1997 में अक्षय प्रताप के खिलाफ दर्ज कराई गई थी और उस पर अब फैसला आया है। आज एमपी एमएलए कोर्ट से निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को 7 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया। ये प्रकरण 1997 में शस्त्र लाइसेंस के फर्जी पते पर प्राप्त किया गया था, जिस प्रकरण में जांचों उपरांत एड्रेस फर्जी पाया गया, जिसमें आरोप पत्र प्रेषित हुआ। एमपी एमएलए न्यायालय से आज निर्णय आया। एमएलसी चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में सियासी जंग फिर शुरू हो गई है। बीजेपी ने अपना विजय रथ जारी रखना है और रालोद की प्रतिष्ठा फिर से दांव पर लगी है। गठबंधन के तहत मेरठ गाजियाबाद सीट रालोद के खाते में गई है। सुनील रोहटा प्रत्याशी हैं तो बीजेपी ने मेरठ गाजियाबाद सीट से धर्मेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतारकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। मेरठ गाजियाबाद एमएलसी सीट पर बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड खेला है और यहां पर धर्मेंद्र भारद्वाज को मैदान में उतारा है, जो अपना नॉमिनेशन करके आए हैं। धर्मेंद्र जी, एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर दी गई है, पूरी तरीके से तैयार हैं जिम्मेदारी निभाने के लिए? हम अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार है और फिर भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारी हमें देगी उस जिम्मेदारी को हम हमेशा निभाएंगे। और हम भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ के समान मानते हैं। जैसे मोदी जी और योगी जी का आदेश होगा, अमित शाह जी का आदेश होगा, हमारे प्रदेश संगठन का आदेश होगा, उस आदेश की जिम्मेदारी को हम पूरा निभाएंगे। अच्छा, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने यहाँ पर आपने देखा है सुनील लोटा को उतारा है, तो आपको लग रहा है सीधा मुकाबला है या कोई है नहीं मुकाबले में? मुकाबले के बारे में बताता हूँ। 4 जिलों का चुनाव है। आपके 4 जिलों में 3 सांसद आते हैं। एक सांसद जी मेरे साथ हैं, दोनों सांसद जी आने थे आज, लेकिन पार्लियामेंट है इसलिए नहीं आ पाए। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं, जो कि हरिद्वार पहुंचे। सीएम धामी ने मां गंगा की आरती की। इस दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां गंगा का पूजन भी किया। पुष्कर
पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 12वें सीएम के तौर पर शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में कई वीवीआईपी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी के अलावा अगर देखा जाए नितिन गडकरी, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर शपथ ग्रहण में शामिल हुए। धामी मंत्रिमंडल में 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। मंत्रिमंडल में शपथ लेने वाले मंत्रियों में सतपाल महाराज हैं, सुबोध उनियाल, प्रेमचंद अग्रवाल, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी और चंदन राम दास, रेखा आर्य शामिल हैं। धामी मंत्रिमंडल में कई पुराने मंत्रियों को भी जगह मिली है। 5 ऐसे मंत्री हैं जिन्हें फिर से धामी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। शपथ लेने के बाद क्या कहा मंत्रियों ने, ये भी देखिए आप। युवा नेतृत्व है, निश्चित रूप से युवा जोश होगा और पहली बार मिथक तोड़ा है तो निश्चित रूप से एक जिम्मेवारियां भी हमें दिखाती हैं, बताती हैं और पूरी जिम्मेवारी साथ, पूरे तन्मयता के साथ हमारी ये सरकार माननीय धामी जी के नेतृत्व में काम करेगी। और जिस प्रकार से माननीय मोदी जी का आशीर्वाद इस उत्तराखंड पे है, डबल इंजन की सरकार और तेजी से काम करेगी, ये मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। जिम्मेदारियाँ मिली बड़ी हैं, क्योंकि पिछली बार हम लोग 57 के प्रचंड बहुमत से आए थे और अब का फिर एक बार जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, तो जिम्मेदारियां बढ़ी हैं और इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। एक ईमानदार सरकार देंगे, एक जीरो टॉलरेंस की सरकार देंगे और रात दिन हम जनता के हित में काम करें। 5 साल महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, उत्तराखंड के चहुमुखी विकास के लिए समर्पित होगा। उसका विजन और उसका क्रियान्वयन आप सब कुछ जो इन 5 सालों में देखेंगे और मैं समझती हूँ कि निश्चित रूप से उत्तराखंड को हम कहते हैं कि हम नंबर 1 उत्तराखंड अपना बनाएंगे, उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ेंगे। इसी बीच पूर्व कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल की नाराजगी सामने आ गई। उन्होंने क्या कहा, ये भी सुनिए आप। कोई मैं नया तो हूँ नहीं, जिसने 43-40 साल तक पार्टी खड़े करने में लाठी डंडे खा रखे हैं, तो क्या मैं उनसे बात नहीं करूँगा क्या पार्टी खड़े करने में कोई हमने इस 43 साल में कोई आरोप प्रत्यारोप तो नहीं लगे। पार्टी का कोई हमने ऐसा काम नहीं किया जिससे पार्टी का सीना नीचे हो जाए, कार्यकर्ता क्षेत्र का, जनता का सीना नीचे हो। हमने